अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस वाला पोर्शन कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट पार्टिकल्स की कांस्टेंट हो तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि विल द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स विल आल्सो कांस्टेंट। क्या लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दैट इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब आप देखिए कि ओमेगा जब कांस्टेंट होगा तो जो लीनियर वेलोसिटी है, इसको अगर आप देखें जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का ये रिलेशन है। जब ओमेगा आप कांस्टेंट कर देंगे तो v इज सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? r डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका ये मतलब हुआ कि वो पार्टिकल्स जिनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा होगा उनकी लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। यानी कि सिंपल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है। ये आपको क्या शो कर रही है? जो पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा होगा उनकी ज्यादा वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर आप इस तरह से इमेजिन कर लें, लेट से एक सर्कुलर पाथ है और इसमें ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये लेट से एक रॉड है जिसके साथ हमने एम मैस टाई किया हुआ है। अब ये स्टूडेंट्स, वो तमाम पार्टिकल्स, जैसे अगर आप ये वाला पार्टिकल देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से इसका डिस्टेंस बिल्कुल शॉर्टर सा है, तो इसको ये स्मॉल वेलोसिटी मिलेगी। इस तरह जिस पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा होगा ये बड़े सर्कल में रोटेट करेगा, जो और ज़्यादा होगा वो इससे बड़े सर्कल में रोटेट करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ रहा है बॉडी को ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना पड़ रहा है, और एक्चुअल में यहाँ हम बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी की। तो ये था हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का रिस्पांस कि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हुई भी तो इसका आंसर देखिए कि नो, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स विल नॉट बी कांस्टेंट इवन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी तब भी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि द लीनियर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा इसका रिलेशन है, और अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सो पार्टिकल्स मूव्स स्लोअर नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो पार्टिकल्स जो करीब करीब हैं वो स्लोअर मूव करेंगे। इसकी बच्चों आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वो आपने देखा होगा आसमानी झूला, फेरिस व्हील, उसमें जो करीब करीब वाले पॉइंट्स होंगे उनको बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। अब थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और स्लोली मूव कर रहे होंगे नियर पार्टिकल्स। अब वो ऐसे जैसे हम झूले के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें बहुत ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी फील हो रही होती है। तो ये बिल्कुल उसी एग्जाम्पल को जस्टिफाई कर रही है जो हमने इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में दी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, अ लोफ ऑफ ब्रेड इज लाइंग ऑन रोटेटिंग प्लेट। लोफ ऑफ ब्रेड, डबल रोटी को कहा जाता है कि डबल रोटी ये एक रोटेटिंग प्लेट के ऊपर पड़ी हुई है। मतलब कोई रोटेशनल सेटअप है, एक प्लेट है और वो ऐसे रोटेट कर रही है और उसके ऊपर एक डबल रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है या डबल रोटी पड़ी हुई है। सो अ क्रो टेक्स अवे द लोफ ऑफ ब्रेड। एक कौवा है और उसने वो ब्रेड का जो पीस है या जो डबल रोटी है वो उठा ली है, देन टेक्स अवे, और वो लेके कहीं उड़ गया, एंड द प्लेट्स रोटेशन इंक्रीजेस बाय। तो वो जो प्लेट पहले एक खास वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही होगी, जैसे ही वो लोफ ऑफ ब्रेड उठा के ले गया कौवा तो उसकी एंगुलर स्पीड या रोटेशन उसकी बढ़ जाती है। वजह बताइए। डियर स्टूडेंट्स, जब प्लेट के अंदर और डबल रोटी पड़ी होगी इसका ये मतलब हुआ कि तब उस प्लेट का इंक्लूडिंग डबल रोटी या लोफ ऑफ ब्रेड जिसको कहा जा रहा है उसका मैस फैक्टर इंक्रीज होगा। और मैस चूंकि रोटेशन में हम देख रहे हैं तो रोटेशन में जो इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसका मतलब है जब मैस ज्यादा होगा इनडायरेक्टली वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये पढ़ा हुआ है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुआ है। फिर जैसे ही वो डबल रोटी का पीस लेके उड़ गया या दूर कहीं ले गया तो फिर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई है। तो ये सिंपल इसका आंसर है
कि आंसर देखिए कि दिस अकर्स ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है किस तरह से कि व्हेन द क्रो रिमूव्स द ब्रेड, जब वो ब्रेड लेके चला गया है, द प्लेट्स टोटल मास डिक्रीजेस, उसका टोटल मास कम हो जाएगा। सो वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो डिक्रीजेस, MOI रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कम हो जाएगा। और आप देखिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होगा इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं जैसे उसने ये कहा है कि बस एक रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि उसको कोई ऐसा सोर्स है जो उसकी रोटेशन बढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। इसका मतलब है कि हमारी जो वो प्लेट है रोटेशनल सेटअप है उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। सो टाउ जीरो होगा, जब टाउ जीरो होगा हम ये जानते हैं, हमने ये रिलेशन पढ़ा था L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसका ये मतलब हुआ जब टॉर्क कांस्टेंट होगा, टॉर्क कांस्टेंट होता है तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाता है। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो इसका ये मतलब है जैसे हमने लीनियर मोमेंटम में कहा था ना कि कोई नेट फोर्स अमल नहीं करेगी तो नेट जो लीनियर मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा या जीरो हो जाएगा। ऐसे ही जब कोई एंगुलर फोर्स टॉर्क एक्ट नहीं करेगी तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, इसको हमने जस्टिफाई किया था। सो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सो आई ओमेगा ये म्यूचुअली आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब टाउ जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट होगा, सही है। इसको सिंपली आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं और आप इसकी चेंजिंग को जीरो भी कह सकते हैं। जब ये कांस्टेंट होगा सो आई और ओमेगा दोनों इनवर्स रिलेशन में चले जाएंगे, तो जब एक फैक्टर डिक्रीज करेगा इसका मतलब है दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। सो वी कैन से दैट प्लेट स्पिन्स फास्टर बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी टंबल व्हेन वी टेक द शार्प टर्न विद लार्ज स्पीड। टंबल का मतलब होता है गिरना। ये कहता है कि अगर आप मतलब आप यहाँ पे दो केसेस ले सकते हैं। ऐसे कोई पर्सन है जैसे वो स्ट्रेट भाग रहा है और अचानक उसने मुड़ना है, मतलब अचानक वो इस तरह से शार्प टर्न लेना चाहता है तो वो गिर जाता है। क्या वजह है इसकी, या आप गाड़ी की एग्जांपल ले सकते हैं कि गाड़ी है हमने तेजी से ऐसे मोड़ दी है तो गाड़ी जो है उसके गिरने के चांस या गिर क्यों जाती है, ऐसी सिचुएशन आपको दी गई है। आपको मैंने ये प्रीवियसली जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाला पार्ट है वहां पर भी बताया था, जब हम शार्प टर्न लेंगे बॉडी इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाह रही होती है, क्योंकि बॉडी पहले तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, तो बॉडी उधर ही जाना चाह रही होती है। जब आप शार्प टर्न लेते हैं तो इन केस ऑफ फीट, जैसे हम अगर अपनी एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने अचानक से मोड़ काटा है तेज भागते भागते, तो हमारे जो पाँव है उसकी रोड के साथ जो फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट है वो हो सकता है कि नेसेसरी सफिशिएंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड ना कर पाए, और टायर्स वाले केस में टायर और रोड के बिटवीन जो फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट है वो हो सकता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना कर पाए। एज अ रिजल्ट जो पर्सन होगा या जो गाड़ी होगी वो गिर जाएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखी है कि द बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्ट्रेट लाइन मोशन ड्यू टू इनर्शिया। बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू रखना चाह रही होती है। एंड इफ द फ्रिक्शन बिटवीन फीट आर टायर्स, यानी कि दोनों केसेस, एंड द ग्राउंड इज नॉट इनफ, यानी कि अगर वो फ्रिक्शन काफी नहीं होती टायर और ग्राउंड के बिटवीन या पाँव और ग्राउंड के बिटवीन is not enough to provide the required centripetal force, then the body cannot follow the curved path and slips outward, वो outward गिर जाएगी। इस तरह due to this reason the person to tumble outward और the vehicle to skid, या गाड़ी होगी तो वो स्लिप हो सकती है। तो ये था इसका पॉसिबल आंसर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, what will be the value of time period of simple pendulum in an artificial satellite। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर एक सिंपल पेंडुलम मौजूद है, आपको ये पूछा जा रहा है कि उसका टाइम पीरियड बताइए। अब टाइम पीरियड आप कैसे ट्रेस करेंगे, देखिए बच्चों जो भी स्पेसशिप या सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड फ्री फॉल कर रही होती है। अब जो भी बॉडी फ्री फॉल करेगी उसके अंदर जो नेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जिसको आप इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, वो जीरो होगा। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होगा सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो उसका टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है कि द टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट, टाइम पीरियड उसका इनफाइनाइट हो जाएगा और वो जो हमारा पेंडुलम है वो ऑसिलेट भी नहीं करेगा, सही है। वजह उसकी आपको मैंने बता दी एक्सप्लेनेशन कि इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट द इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव इज जीरो बिकॉज द सैटेलाइट एंड पेंडुलम
आर इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, वो फ्री फॉल कर रहे हैं। अब जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है वो जस्ट ऑर्बिट ही कर रही है अर्थ के अराउंड, और उसमें कोई भी आपको जो इफेक्टिव ग्रेविटी है या इस तरह की जो चीजें हैं वो ऑब्जर्व नहीं होगी, यानी कि वो अपेरेंटली जीरो हो जाएंगी। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, ये हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब जी जब जीरो होगा सो एल ओवर जीरो समथिंग डिवाइड बाय जीरो इन्फिनिटी, सो टी का आंसर आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, यानी कि मैथमेटिकली भी आपने ये बताना है। और द पेंडुलम डज नॉट ऑसिलेट एंड इट्स टाइम पीरियड बिकम्स जीरो, यानी कि जीरो इन दैट सेंस हम कह रहे हैं कि वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। जब ऑसिलेट नहीं करेगा तो हमारे लिए उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सही है। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स 3.5 शॉर्ट क्वेश्चन है कि इज द मोशन ऑफ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या वो एक्सेलरेटेड होगा या यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड कर रहा होगा। आपको मैंने ये बात अच्छे से समझाई थी जब हमने ये लेक्चर कवर किया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, कि कोई भी बॉडी जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रही है वो सैटेलाइट कहलाती है। और ये हमेशा अगर आप देखें तो इसके ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स एक्ट कर रही होती है जो हमेशा सेंटर डायरेक्टेड होती है। इस वजह से ये जो सैटेलाइट टाइप बॉडीज हैं कि अर्थ के अराउंड जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो इनकी वेलोसिटी स्पीड चाहे कांस्टेंट है, वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है। और वेलोसिटी का चेंज किस वजह से होता है, सेंट्रिपेटल फोर्स की वजह से, जो हमेशा सेंटर डायरेक्टेड होती है। और जब सेंटर डायरेक्टेड बॉडी यानी कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो सेंटर डायरेक्टेड होगी तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी बॉडी या सैटेलाइट मूव कर रहा होगा इसमें एक्सेलरेशन होता है और वो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा जब तक वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। तो ये इसका आंसर है कि द मोशन इज एक्सेलरेटेड इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट, यानी स्पीड कांस्टेंट भी है फिर भी उसमें एक्सेलरेशन होगा। रीजन क्या है, द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहती है बट डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, ये मैंने आपको बता दिया। सो दिस मीन्स दैट सैटेलाइट हैज अ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, तो उसमें हमेशा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा और ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा। यहाँ तक हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर